हेलो गाइज, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सी बुक हो रही है अभी हमारी? फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमारी चल रही है। अब ये दूसरी बुक है। पहली बुक हमारी थी फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि कंप्लीट हो चुकी है टर्म 1 की। टर्म 1 में सिर्फ 2 ही चैप्टर थे उसमें। पहला चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम एंड इंडियाज लोकेशन। दोनों का हो चुका है। दोनों के शायद एमसीक्यू आ गए हैं, शायद 1 के आए हैं, शायद 3rd के रह रहे हैं। तो 3rd के एमसीक्यू फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ हम कर लेंगे। टेंशन मत लेना, 15 तारीख को पेपर है वैसे भी। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम बात करें तो टर्म 1 में कितने चैप्टर आ रहे थे, मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि अगर कोई नया व्यूअर है तो उसको पता चल जाए कि एटलीस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, सो सॉरी, अब जब हो जाएगा ना ये, ठीक है भाई हो गया, उसके बाद हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो ये अभी बताना पड़ रहा है क्योंकि पेपर का माहौल है अभी। ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को आपका पेपर है। पॉलिटी का आपका 1 दिसंबर 2021 को है, तो बताना पड़ता है। टर्म 1 में क्या था हमारा? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर 1 आ रहा था, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था एंड 5 भी आ रहा था। चारों चैप्टर आ रहे थे। चैप्टर 1 था अपना ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, जो मैं नहीं कराने वाला था। 3 ही नंबर का चैप्टर है, इसलिए मैंने नहीं करवाया था, छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी जब कमेंट्स आते हैं तो कराना पड़ता है, तो कमेंट आया तो हमने करा दिया। ठीक है, आपको भी अगर कुछ पढ़ना हो, जैसे इसमें चैप्टर 2 मैंने मिस कर दिया है। अभी क्यों कर दिया है? क्योंकि वो नहीं आ रहा, तो अभी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके स्कूल कोई और है, अगर आपके में आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट कर दो, हम आपको वो भी करा देंगे। ठीक है, बट अभी जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीबीएसई का, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिसमें सिलेबस उसके हिसाब से नहीं चलाते हैं, वो अपने हिसाब चलाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वहाँ भी ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम करा देंगे। बात आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 भी हो गया, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये भी कंप्लीट हो गया। हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 3 की, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड बात करें हम 4th की, दैट इज हम बात करें तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह ये इसमें आएगी। तो ये अभी हम मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, ये अभी हम आज नहीं करेंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 5 मिनरल एंड रॉक्स। ठीक है, तो ये हम इसलिए कराएंगे क्योंकि छोटा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो आपको एक फील आने लगेगा ऑलरेडी कि 4 चैप्टर हो रखे हैं, बस एक चैप्टर और करना है। हालांकि वो चैप्टर बड़ा होगा हमारा 4th चैप्टर, लेकिन फिर भी वो एक फील ज़रूरी है ना कि भाई हो गया है सब कुछ, थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है भाई, अब जो मिनरल एंड रॉक है वो भी शायद 3 नंबर का ही है, तो उसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। जो आएगा वो रॉक से आएगा मे बी, और कुछ मेटामॉर्फिज्म वगैरह से आ सकता है। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा खास बनता नहीं है, क्योंकि चैप्टर सिर्फ 3 पन्नों का है, तो ऑब्वियस है कि बहुत कम आएगा। एंड एक चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा, एंड वो चीज़ है कि थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दिन में वीडियो बन रही है, ऊपर से हमारे घर के आसपास क्या है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। सो मे बी ये कंटिन्यू रहे कुछ दिनों के लिए, और मे बी ना भी रहे। ठीक है, तो जितना भी हो सकेगा मैं नॉइज़ कैंसिल कर दूंगा, जितना हो सकेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा झेल लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर मिनरल्स एंड रॉक। मिनरल्स एंड रॉक। और आपको पता है मैं इस फॉर्म में क्यों पढ़ाता हूँ, लिख लिख के क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि आपको भी मज़ा आए। मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ डायरेक्टली कि भाई पीपीटी बना के लाए, नोट्स दे दिए, खत्म। लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। इसमें जैसे मैं भी जो लिख रहा हूँ मुझे भी टाइम लग रहा है, आप लिखोगे नोट्स बनाओगे आपको भी टाइम लगेगा, तो वो जो है कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अदरवाइज आप बार बार रोकोगे, बार बार लिखोगे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बना नहीं रहता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से करा दूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तो मिनरल एंड रॉक। अब बात कर रहे थे हम फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ की बात करेंगे हम। ज्योग्राफी में बेसिकली ज्योग्राफी का मतलब ही क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो हम फिर से अर्थ लिख देते हैं। अब अर्थ के पास क्या है, अर्थ क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, मोल्टन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म से अगर मैं बात बोलना चाह रहा हूँ तो बोलना चाह रहा हूँ आउटर सरफेस की। तो आउटर सरफेस मतलब क्रस्ट जो है हमारी सॉलिड एलिमेंट्स से मिलकर के बनी, जैसे रॉक्स वगैरह जो होते हैं उस तरीके से मिलके बनी है वो। ठीक है, अब मॉल्टन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो क्या है ये, इनर अर्थ बोल सकते हैं हम, या आप बोल लो कोर बोल लो, क्योंकि कोर की 2 लेयर्स होती हैं, मतलब 2 होते हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर। तो उस तरीके से हम बात करते हैं, मॉल्टन फॉर्म में होती है ज़्यादातर, मेंटल वगैरह। तो उधर चले गए। तो हम बात करें एलिमेंट से मिलकर ही हमारी अर्थ बनी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 98% ऑफ द क्रस्ट की, 98% ऑफ द क्रस्ट की, ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, 98% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है, बेसिकली सिर्फ 8 एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। 8 के नाम आ सकते हैं पेपर में कि बताओ भाई 8 एलिमेंट्स, या बोल देगा कि इन चारों में से कौन सा उन 8 में से नहीं है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखना, जो जो बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। कि अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स, लाइक अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन, सिलिकन, SI मतलब सिलिकन होता है,
तो जिसने साइंस थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी है 10th तक तो उसे पता होगा। O2 मतलब ऑक्सीजन, Si मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्यूमिनियम, Fe मतलब आयरन, कैल्शियम मतलब Ca, और बात करूँ अगर मैं 6th की तो सोडियम मतलब Na, पोटेशियम मतलब K एंड मैग्नीशियम Mg। तो इन 8 से मिलकर के ही क्या है 98% अर्थ बनी है। बाकी के भी जो 2% है उसमें हम बात करें तो सल्फर, मैंगनीज, फास्फोरस, हाइड्रोजन, टाइटेनियम, कार्बन, निकल और कुछ अलग एलिमेंट्स भी आते हैं, तो हमें उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन 8 ही जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं क्योंकि ये 98% जो अर्थ है वो इसी से बनी है। ठीक है, द एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर रेयरली फाउंड, मतलब जो एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर वो क्या है बहुत ही रेयरली फाउंड होते हैं। कैसे? इंडिविजुअली, मतलब ये क्या बनते हैं तो ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, किसी के भी साथ ही क्या कर लेते हैं ग्रुप बना लेते हैं, यूजुअली कंबाइंड मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली फाउंड नहीं होते, ये क्या होते हैं कंबाइंड फाउंड होते हैं, कंबाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाउंड किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इतनी ज़्यादा मिनरल्स की। ठीक है, चैप्टर का नाम मिनरल्स है तो मिनरल के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले में। तो मिनरल होता क्या है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक मिनरल क्या होता है, मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये डेफिनेशन है आपकी बुक में लिखी है तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखना, इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, इट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, बस ये याद रखना। हैविंग वो तो आपको पता है केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल क्या है वो डेफिनेट होगी, वो सब चीज़ें आपकी बुक में लिखी हैं, डेफिनेशन की जरूरत है नहीं। ठीक है, पढ़ के बता दिया बहुत है। अब अगर मैं बात करूं जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो लिथोस्फेयर में और जो लिमिटेड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है वो उसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सब्जेक्टिव वाला नहीं दे सकता है वीडियो देख के, सब्जेक्टिव वाले भी हो तो भी इस वीडियो को देख के आंसर कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं और जिनके नामकरण भी हो चुका है वो कितने हैं, हम बात करें तो 2000 एलिमेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। किसी किसी बुक में आपको 4000 भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, किसी किसी में ज़्यादा भी दिख सकते हैं, लेकिन जो 2000 हैं ये दिखने में ही ज़्यादा हैं अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये क्या है मेनली कॉमनली अकोर होते हैं 6 मेजर मिनरल ग्रुप में। किस में अकोर होते हैं, अकोर मेनली इन सिक्स मेजर मिनरल ग्रुप्स, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, दैट आर नॉन एज, इनको क्या कहते हैं, इनको कह देते हैं मेजर रॉक फॉर्मिंग ग्रुप्स। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को हम ये कह देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2000 हैं, लेकिन क्या ये 2000 के 2000 अलग नहीं, ये सिर्फ 6 मेजर मिनरल ग्रुप में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं मेजर रॉक फॉर्मिंग ग्रुप्स भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो बेसिक सोर्स है मिनरल का वो क्या है अगर हम बात करें तो वो क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो क्या है, मैग्मा ही तो है, हॉट मैग्मा जो अंदर से आता है वही तो है। मैग्मा से ही हम बात करें रॉक बनता है, उसी जो पहले बनता है उसको इग्निस कहते हैं, जो उसके थोड़ी देर बाद बनता है सेडिमेंट्री, एंड देन लास्ट में मेटामॉर्फिक। तो ये रॉक साइकिल जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्मा ही एक सोर्स है किसका, रॉक्स का, और रॉक्स के अंदर ही क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो मैग्मा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होता है हमें मिनरल्स के बारे में जानने को मिलता है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं अब किसकी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सारी याद करनी पड़ती, लेकिन अभी क्या है एमसीक्यू है। तो क्या भैया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं करनी? भैया करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसमें देखो जैसे अगर मैं बात करूँ स्ट्रीक की, स्ट्रीक क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको बता दूँ पत्थर है कोई, ये रॉक है, रॉक का अभी जब ये सॉलिड फॉर्म में तो इसका कलर कुछ और है, इसको तोड़ेंगे, इसको ग्रेन्स बना देंगे तो इसका कलर कुछ और बन जाएगा। अगर आपसे बोल ले कि बताओ जो मेलाचाइट है, ये मेलाचाइट, इसका कलर जो है सॉलिड फॉर्म में क्या होता है और इसका स्ट्रीक में क्या होता है? ठीक है, तो दोनों में क्या होता है ग्रीन ही तो होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फ्लोराइट की, फ्लोराइट इज ऑल्सो अ मिनरल। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है पर्पल होता है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, बट एक ग्रीन कलर की स्ट्रीक देता है, तो इस तरीके से आप फंस जाओगे। ठीक है, तो पेपर में एमसीक्यू इस तरीके का आ सकता है
ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपको सारी की सारी याद करनी पड़ती, लेकिन एमसीक्यू है तो कम याद करनी है। लेकिन मैं बताऊंगा सारी, बिकॉज सब्जेक्टिव वाले भी क्या पता देख रहे हो वीडियो, इस साल नहीं अगली साल देखेंगे तो ज़रूर, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से हटाने वाले हम है नहीं, हम जिद्दी किस्म के इंसान हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात करें हम पहली की, तो 10 होंगी, तो थोड़ा सब्र रखना कि भाई 10 पढ़नी है, ज़रूरत है इनकी। कुछ कुछ की नहीं है एमसीक्यू वालों को, लेकिन कुछ कुछ की तो है। मैं बता दूंगा जहाँ पे आपको ज़्यादा करना होगा। जैसे पहली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। क्या है? एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। अब ये क्या बताता है? ये बताता है इंटरनल अरेंजमेंट। क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है क्या? इंटरनल अरेंजमेंट की। इंटरनल अरेंजमेंट कैसी है? किसकी? रॉक की। बेसिकली अगर हम बात करें कुछ, अगर एग्जांपल के रूप में क्यूब है, ऑक्टाहेड्रॉन है, या क्या है, मतलब ऑक्टाहेड्रॉन है या क्या है, क्यूब की फॉर्म में है, प्रिज्म है, क्या है वो, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। तो ये आपके एमसीक्यू वालों के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव वालों को याद रखना पड़ेगा। दूसरी, क्लीवेज। क्या? क्लीवेज मतलब वो किस तरीके से कट सकता है। क्लीवेज मतलब कटता है, ठीक है। कैसे कटता है, मतलब उसका एक ही तरीके से कट सकता है, या दो तरीके से कटेगा, या 3 तरीके से कट सकता है, तो उस हिसाब से टेंडेंसी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन, तो टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन। तो टेंडेंसी क्या है उस, जो भी हम बात करें रॉक है या मिनरल है, उसको गिवन डायरेक्शन में कटने की। समझ में आ गया? तो जो रिजल्ट होता है इसका वो डिपेंड करता है इंटरनल अरेंजमेंट पे। तो या तो वो क्या करेगा, या तो सिर्फ एक डायरेक्शन में वन डायरेक्शनल कटेगा, या तो फिर मल्टीपल होगा। तो ये और मल्टीपल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस पे? ये चीज़ें इंटरनल अरेंजमेंट पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप। नेक्स्ट बात आती है थर्ड की, थर्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर हम पहले भी अर्थक्वेक में पढ़ के आए हैं, ठीक है, फ्रैक्चर हम पहले भी अर्थक्वेक में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्चर है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है, जो हम बात करें तो जो क्रिस्टल है वो क्या करता है? इर्रेगुलर मैनर में ब्रेक होता है, ब्रेक इन इर्रेगुलर मैनर। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे बिगड़ गई है तो ज़रा सही से कर देते हैं ऐसा, है ना। जो क्रिस्टल है वो क्या होता है? ब्रेक होता है इन इर्रेगुलर मैनर। क्यों होता है भाई इर्रेगुलर मैनर में? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? चार्ट फॉर्म में इसलिए आसान होता है पढ़ाना भी और समझना भी, कि फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो क्रिस्टल है वो इरेगुलर मैनर में टूटता है, मतलब इसका कोई क्लेवेज नहीं होता है। और क्या होता है बेसिकली, ऐसे इसलिए टूटता है क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में। समझ में आ गया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। फोर्थ सबको पता है, लस्चर। मतलब उसका हम बात करें तो अपीयरेंस कैसा है, क्या है उसका अपीयरेंस कैसा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि उसके लिए भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको लेक्चर में हम बोल सकते हैं कि किस तरीके का लेक्चर है, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं मेटलिक है, लेक्चर में क्या है? मेटलिक है, कैसा है, मतलब मेटलिक है, सिल्की है, ग्लॉसी है, किस तरीके का है, ठीक है, एक्सेट्रा। फिफ्थ की अगर हम बात करें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, तो आता है कलर। कलर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू वाला, ठीक है। तो जो भी एमसीक्यू वाले हैं वो कलर बहुत ध्यान से पढ़ के दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बनाने का है नहीं, तो कलर से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो कलर है ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? सो डिटरमाइंड बाय व्हाट? बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मेलासाइट, एज्रोइट, ठीक है, चेल्कोपायराइट एक्सेट्रा, ये सब जितने भी हैं क्या है? इम्प्योरिटीज से कलर होते हैं, ठीक है। किससे इम्प्योरिटी? देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास पानी है, पानी में अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी वो कलरलेस होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ मिल जाए तो उसका कुछ ना कुछ कलर बन जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो क्वार्ट्ज पता है सबको, ठीक है भाई। इसका कलर क्या हो सकता है? इसका कलर वाइट भी हो सकता है, इसका कलर क्या हो सकता है? ग्रीन भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है? रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, सारे कलर हो सकते हैं इसके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ की वजह से, है ना।
हमने देखा हमारा शीशा भी कलर बदल लेता है, शीशा कभी पहले सफ़ेद होता है फिर वाइट ओ सॉरी, पहले सफ़ेद होता है फिर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज़ की वजह से, और कोई उसमें है नहीं। ठीक है, तो कलर क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा मिनरल बताओ मेरे को जिसका कलर क्या है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो आपको आंसर क्या देना है? जो मैंने अभी नाम लिए, कौन कौन से नाम लिए मैंने? मेलासाइट, ठीक है, हम बात करें चैल्कोपाइराइट, तो ये सारे हैं जो जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है उनका कलर। लेकिन अगर हम बात करें किसी क्वार्ट्स की, क्वार्ट्स का किस पे डिपेंड करता है? इम्प्योरिटीज़ पे। तो याद रखना ये चीज़, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। ठीक है, तो कलर क्या है? दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड डिटरमाइंड बाय देयर इम्प्योरिटीज ऑल्सो। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात आती है सिक्स्थ, मतलब सिक्स्थ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रीक, स्ट्रीक मतलब क्या होता है बता चुका हूँ कि जो कलर है उसके ग्राउंड पाउडर का वो क्या होगा। इट मे बी सेम कलर एज ऑफ द मिनरल एंड मे बी डिफरेंट कलर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेलासाइट ये क्या रहता है? सेम रहता है, ग्रीन, ग्रीन रहता है ये हमेशा। ठीक है, स्ट्रीक में भी ग्रीन रहता है और ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में भी ग्रीन ही रहता है, जैसा भी हो। ठीक है, अब मैंने वहीं बताया था आपको फ्लोराइड भी। ठीक है, फ्लोराइड क्या है? कलर चेंज करता है, फॉर एग्जांपल पर्पल रहता है एंड क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है इन स्ट्रीक। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, स्ट्रीक भी क्लियर है, आगे बढ़े। सेवंथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, कि हाउ ट्रांसपेरेंसी इज अ मिनरल। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी लिख दिया, सॉरी, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर है? सो क्या ट्रांसपेरेंसी है? ट्रांसपेरेंट है कि लाइट रे उसको पास कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट मतलब जिससे पास ना कर पाए, थोड़ा कम पास करे। ठीक है, तो वो चीज़ होती है क्या? ट्रांसपेरेंसी। सबको पता है ट्रांसपेरेंसी और एंड ट्रांसलूसेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रांसल्यूसेंट, तो इसमें क्या है? पूरी पास कर जाएगी लाइट, और इसमें क्या होगी? डिफ्यूज कर जाएगी लाइट। पास तो होगी बट डिफ्यूज कर जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है भाई, एट्थ पे चलते हैं। एट्थ फिजिकल क्वांटिटी जो होगी हमारी, सॉरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होगी, होगी स्ट्रक्चर। क्या होगी? स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर का क्या हो सकता है? पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो सकता है। हर मिनरल का क्या होता है? पर्टिकुलर, हर मिनरल का क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो फाइन भी हो सकता है, मतलब हम बात करें वो फाइन कोर्स भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का हो सकता है वो, मतलब फाइन हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हम बात करें कोर्स हो सकता है, कोर्स ग्रेन्ड हो सकता है। मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके बारे में, क्या बता सकता हूँ? फाइन मतलब कि बहुत जो ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, टेक्सचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मीडियम, जो थोड़ा बहुत मीडियम, और कोर्स मतलब जो बहुत मोटे मोटे टुकड़ों में टूटता है, बस इतना ही तो होता है। कोर्स ग्रेन्ड ये होता है, मीडियम ये होता है, फाइन ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाइन्थ पे आते हैं अब। नाइन्थ है हमारा क्या? हार्डनेस। हाउ हार्ड अ मिनरल इज, जैसा कि आप बात करें सबसे ज़्यादा जो हार्ड है वो क्या है? डायमंड है। ठीक है, डायमंड है सबसे ज़्यादा हार्ड। ठीक है, तो हम बात करें जो रिलेटिव रेजिस्टेंस है, मतलब जो स्क्रैच ना लगे, तो उन सब डिग्री ऑफ हार्डनेस हम नापते हैं। क्या नापते हैं? डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे नाप सकते हैं हम? 1 से लेकर के 10 तक के बीच में। तो हमने कुछ मिनरल सिलेक्ट किए हैं कि इस तरीके से हम नापते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या आता है? टैल्क आता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो है वो क्या आता है? जिप्सम आता है। थर्ड नंबर पे जो है वो क्या आता है? कैल्साइट आता है। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो फ्लोराइट आता है। फिफ्थ पे बात करूं तो एपेटाइट आता है। ठीक है, ये ना, हाँ, एपेटाइट आता है। फिर सिक्स पे फेल्सपार आता है। सेवन्थ पे क्या आता है? क्वार्ट्स आता है। फिर क्या आता है? टोपैज आता है। फिर क्या आता है? कोरंडम आता है। 10th पे लास्ट में क्या आता है? डायमंड आता है। तो डायमंड क्या है? सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, तो इसीलिए वो आता भी हम बात कर सकते हैं। तो ठीक है, सो हार्डेस्ट हम बोल सकते हैं क्या है? डायमंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम नापते हैं हार्डनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आते हैं 10वें पे, 10वां फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी।
सो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूँ, बस वो आसान हो जाएगा, फिर डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो पहली क्या डेफिनेशन हो जाती है इसकी कि क्या है, रेशियो है किस किस के बीच में, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या होगा उसकी जगह पे, उसी की इक्वल वॉल्यूम का वाटर। मतलब हम बात करें तो वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो मैंने एस जी लिख दिया, तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक बॉक्स है, अंदर से खाली है, इसका वेट सिर्फ मान लो 1 kg है। क्या है, इसका वेट 1 kg है। अब इसी की वॉल्यूम के बराबर मुझे क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, अब दूसरा एक और तरीके से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख सकते हैं, और वो किस तरीके से लिखते हैं हम कि ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, वेट किया इन एयर, वेट इन एयर माइनस क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। एयर में से माइनस नहीं करते हम, वैसे हम किस में से माइनस करते हैं अभी बताता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट वेट इन वाटर। तो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा अपॉन में क्या होगा, उसके उसके अपॉन में क्या होगा, जल्दी बताओ, एंड डिवाइड द वेट इन एयर, और इसको क्या करना पड़ेगा, वेट इन एयर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर इन एयर, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर कह रहा हूँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर डिवाइड बाय वेट इन एयर, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस तरीके से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। दीज आर द 10 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वालों की क्या थी, स्ट्रीक थी, कलर था। हम बात करें तो इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आ सकती है, उसके अलावा कुछ है नहीं खास जो आ सके। ठीक है, अब मिनरल्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें, मिनरल्स को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल, एंड सेकंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। लिख देते हैं पूरा भाई, ये लो, नॉन मेटेलिक मिनरल। अब होता क्या है जी, मेटेलिक होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मेटल कंटेंट, बस यही तो फर्क है। और नॉन मेटेलिक कंटेंट कौन से होते हैं, जिसमें मेटल कंटेंट नहीं होता है, जिसमें मेटल कंटेंट अब्सेंट होता है, मेटल कंटेंट अब्सेंट होता है, इज अब्सेंट। बस यही तो फर्क है दोनों में, और इससे ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं है। लेकिन एक और फर्क है कि हमने इसको 3 जगह क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, 3 जगह क्लासीफाई कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला आता है प्रेशियस मेटल्स। क्या आता है, प्रेशियस मेटल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का। फिर आता है फेरस मेटल्स, फिर आता है नॉन फेरस मेटल। ठीक है, तीनों के बारे में भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन किसका, मेटलिक मिनरल्स का। अब प्रेशियस मेटल हमें पता है कि जो महंगे प्रेशियस, बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, जो होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह वगैरह। ठीक है, फेरस में जो आता है, फेरस होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, आयरन, फेरस मतलब क्या है, जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, फेरस मिनरल। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टील। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, आयरन एब्सेंट होता है, बस यही तो फर्क है। फेरस मतलब आयरन, अब नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन एब्सेंट हो, और फेरस मतलब जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। नॉन फेरस में आ जाता है हमारा कॉपर, Cu, लेड, Pb, मुझे पता है लेकिन लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। Zn मतलब जिंक, एल्यूमिनियम मतलब L। ठीक है, तो इस तरीके से Al, तो इस तरीके से हम क्या है, नॉन फेरस, फेरस और प्रेशियस मेटल को क्लासीफाई करते हैं। और आते किसके में, ये मेटलिक मिनरल में। अब बात आती है किसकी, नॉन मेटलिक मिनरल में। तो इसमें आ जाते हैं हमारे, हम बात करें तो सल्फर एंड फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो सल्फर, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। क्लियर है? चलिए जी, एसेट्रा। तो यहाँ पे भी क्लियर है। तो एग्जांपल है नॉन मेटलिक मिनरल। सीमेंट क्या है, एक मिक्सचर है किसका, नॉन मेटलिक मिनरल्स का। ये भी पूछ सकता है कि सीमेंट किसका मिक्सचर है, तो ये क्या है, नॉन मेटलिक मिनरल्स का मिक्सचर है। ठीक है भाई, मिनरल के बारे में सब कुछ जान लिया, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली, उसके टाइप जान लिया, सब खत्म। अब बात आती है किसकी, रॉक्स की। सो भाई 25 मिनट की तो वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो रॉक्स अभी कर लेते हैं। कोई मैंने बोला है एक वीडियो, तो एक वीडियो में ही करना पड़ेगा मजबूरन।
तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं, ठीक है। रॉक में बहुत जल्दी मैं करा दूंगा, मुझे भरोसा है खुद पे। तो अर्थ क्या है, रॉक से मिलकर के बनी है। और अगर हम बात करें रॉक की डेफिनेशन, तो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक क्या है, एग्रीगेट है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का, ठीक है। रॉक हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, कलर में वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट क्या है, एक रॉक है जो कि हार्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें सोपस्टोन की, एक रॉक है जो कि क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। गैब्रो क्या है, ब्लैक है। क्वार्ट्जाइट जो है मिल्की वाइट हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो चेंज हो सकता है। और रॉक की एक और खास बात ये, रॉक में WWE वाले रॉक की बात नहीं कर रहा मैं, रॉक की बात कर रहा हूँ जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट पे। सो रॉक की एक और बात क्या है कि इनके पास क्या है, डिफिनाइट कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे होगी, लेकिन इनके पास क्या डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं है। तो एक मेजर डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड रॉक इज दैट मिनरल हैव डेफिनाइट कंपोजिशन बट रॉक्स हैव अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशंस ऑफ मिनरल। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब बात करें अगर हम मोस्ट कॉमनली फाउंड मिनरल्स की, तो वह है फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। तो ये सब बुक में लिखा हुआ है आपकी, यू कैन चेक, ठीक है। अब बात आती है किसकी, एक और चीज़ समझ लेते हैं हम कि रॉक की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। रॉक की स्टडी को कहते हैं पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजी से एक और चीज़ हम समझ सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपने BA वगैरह लिया और जियोलॉजी ली है गलती से, जियोलॉजी, तो उसमें पेट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। पेट्रो मतलब रॉक, लॉजी मतलब साइंस बिहाइंड द रॉक। तो पेट्रोलॉजी मतलब क्या हो जाता है, इज द साइंस ऑफ रॉक, ठीक है भाई। साइंस ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी कहते हैं, और पेट्रोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो ये साइंस पढ़ता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें रॉक को क्लासिफाई करना चाहें, रॉक को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, रॉक कैन बी क्लासिफाइड एज, तो रॉक तीन तरीके से होते हैं ना। रॉक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री, थर्ड इज क्या हो सकता है, थर्ड इज मेटामॉर्फिक। क्लियर है तीनों, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। मैं ऐसे लाइन खींच के बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ये तीनों, तो तीनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ज़रा लिखाई चेंज कर लेते हैं, लिखाई मतलब कि कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक, यार ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं फिर से चेंज करना चाहूँगा, सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कौन सा कलर ले लें, चलो लड़कियां खुश हो जाएंगी अब, जो भी देख रही है यानी जो देखेगी, तो ठीक है। तो इग्नियस रॉक, अब इग्नियस रॉक जो है वो किससे बनता है, सो फॉर्म्ड आउट ऑफ व्हाट, फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा, ठीक है। तो ये किससे बनता है, फॉर्म किससे बनता है, मैग्मा और लावा से, जो भी अर्थ के इंटीरियर से निकलता है। तो इसलिए हम इन्हें किस नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी रॉक से, क्योंकि सबसे पहले बनते हैं, ठीक है। अगर हम रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखेंगे कि मैग्मा रिलीज हुआ, उससे इग्नियस रॉक बना, उसी से अगर हमने क्या कर दिया, उसके सेडिमेंट्स हुए, मतलब टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में सेडिमेंट्री बन गया वेदरिंग और इरोजन से, एंड देन सेडिमेंट्री बन गया। सेडिमेंट्री के बाद अगर हमने उस पर प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया तो उससे क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक बन जाएगा। एंड देन मेटामॉर्फिक फिर नीचे नीचे जाके मेंटल में चले जाएगा, मेंटल से फिर लावा बन जाएगा, फिर इग्नियस बन जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया तो शायद समझ में ना आया हो, लेकिन जब रॉक साइकिल अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इग्नियस रॉक का अगर हम बात करें, अगर तोड़ना चाहें तो इग्नियस मतलब क्या होता है, फायर, ठीक है। तो इग्निस मतलब क्या होता है, फायर, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। जो मैग्मा है वो क्या होती है, कूल्स होती है और सॉलिडिफाई होती है, एंड देन क्या बनता है, हम बात करें तो इग्नियस रॉक। एंड इग्नियस रॉक के दो पार्ट है, मतलब दो तरीके से हमने इसको डिवाइड कर रखा है इग्नियस रॉक को। क्यों, देखो मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से इग्नियस रॉक बनता है। अब जो मैग्मा है, ठीक है, अब जो मैग्मा है वो या तो वॉल्केनो के अंदर हो सकता है सॉलिडिफाई, या तो बाहर हो सकता है। अगर सॉलिडिफाई अंदर होता है तो हमने उसका क्या बोल दिया, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। अगर वो बाहर होता है तो हमने उसको बोल दिया वॉल्केनिक रॉक,
बस इतने तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अगर वो बाहर होता है तो क्या हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बाहर होता है तो वॉल्केनिक एंड अंदर होता है तो प्लूटोनिक। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बुक में नहीं दे रखी प्लूटोनिक और वॉल्केनिक वाली, लेकिन मुझे बताना था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इग्नियस रॉक को उसके टेक्सचर्स के बेसिस पे भी हम बात करें तो क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सचर डिपेंड अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स एंड अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। देखो अब होता क्या है कि अगर जो मॉल्टन मटेरियल है, देखो होता क्या है कि इसको हम साइज मतलब हम बात करें तो टेक्सचर्स के रूप में भी चेंज क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। सो इग्नियस रॉक कैन बी डिवाइड अगेन एक इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर जो ये है हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो मोल्टन मटेरियल है वो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब हम बात करें तो कूल होता है, ठीक है। तो जो मिनरल ग्रेन है अगर धीरे धीरे, अगर जो हम बात करें मैग्मा है वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, सॉरी गलती हो गई स्पेलिंग में, मिट जा भाई एक सेकेंड, सॉलिडिफाई होता है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो मिनरल ग्रेन क्या हो जाएंगे, मिनरल ग्रेन विल बी वेरी लार्ज। तो ये क्या हो जाएंगे, मिनरल ग्रेन लार्ज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब सडन कूलिंग, अगर सडन कूलिंग हो जाए, जो मैग्मा है वो सडन कूल हो जाए ऊपर आते ही, ठीक है, सडन कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन हो जाए तो क्या होगा, जो मिनरल ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, मिनरल ग्रेन क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब जो ग्रेनाइट है, गैब्रो है, जो ये है पेगमाटाइट है, बसाल्ट है, वोल्केनिक ब्रेशिया है एंड टफ है, ये क्या है, एग्जांपल है इग्नियस रॉक के। बुक में लिखे हैं, आप देख सकते हो जाके आराम से। तो इग्नियस रॉक को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया। पहला कि भाई जो मैग्मा है वो कहाँ पर सॉलिडिफाई हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है। अंदर हो रहा है तो क्या होगा, प्लूटोनिक, बाहर हो रहा है तो क्या होगा, वोल्केनिक। अब अगर हम बात करें तो इसको एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव भी बोलते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, इंट्रूसिव मतलब, लिख देता हूँ मैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। बुक में नहीं है आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। इग्नियस को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। अगर मैग्मा जो है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहा है तो हमने उसको बोल दिया कि उसके लार्ज होंगे, मतलब कोर्स ग्रेन्ड होगा। कि क्या होगा, कोर्स ग्रेन्ड, जो अभी हमने वर्ड पढ़ा था, है ना। और अगर ऐसे होगा तो फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे बात आती है कि इसकी सेडिमेंट्री रॉक की। जो सेकंड है वो है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक हो या कल करेंगे, ठीक है, मैं बता सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी। सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, MR। तो मेटामॉर्फिक रॉक में बहुत कुछ बताना है मुझे, मेटामॉर्फिज्म वगैरह बताना है। मेटामॉर्फिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और बात करें हम क्या, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं उसके, कॉन्टैक्ट और रीजनल। उसके बाद लिनिएशन क्या होता है, फोलिएशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें, बॉन्डिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं साथ में बता दूंगा इधर ही। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 45 से 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए सॉरी। मैंने बोला था स्टार्टिंग में यस करा दूंगा, लेकिन नहीं करा पा रहा हूँ। सेडिमेंट्री, चलो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, दो तीनों चीज़ें मैं बाद में कल बताऊंगा, कल की वीडियो में भी, ताकि एक अलग से टॉपिक बन जाए कि टाइप ऑफ रॉक एंड रॉक साइकिल करके, ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिले, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ डिले ही है एक तरह से, तो सॉरी, है ना। तो थैंक यू इफ़ यू वॉच टिल हेयर। एंड अगर यहाँ से देखिए यस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कर देना। एंड 11th वालों, ऑल द बेस्ट है आपके लिए अभी से ही, मतलब 18 दिन पहले कि भाई पेपर अच्छा दे के आना है, स्पेशली ज्योग्राफी और किसका, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, ठीक है। तो पॉलिटी भी ऑलरेडी चैनल पर है, MCQs भी हैं, जाकर देख लो, ठीक है, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर कुछ ज़रूरत है, मतलब कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो, भाई ये हेल्प चाहिए भैया प्लीज़ बता दो, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। इसलिए तो है हम यहाँ पे बताएंगे ज़रूर, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।